हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी ये वीडियो मेरे अपने कोलीग्स के लिए है। वो कोलीग्स जो कि बैंक से हाउस लोन या हाउस लोन फाइनेंसिंग अवेल करना चाहते हैं। थोड़ी डिटेल वीडियो है ताकि आपको तमाम गाइडेंस एक ही वीडियो में मिल जाए। ठीक है, सारे स्टेप्स इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने बजटिंग करनी है, कैसे मॉर्टगेज वगैरह होगी और कैसे डिस्बर्समेंट और हर चीज़। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपका होगा कि आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है। बजट से मुराद ये है कि इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है। एक तो आपने देखना है ऑन कंट्रीब्यूशन और एक बैंक कंट्रीब्यूशन। बैंक कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि सब आपने अपनी लोन अवेल करने से पहले डिटेल से देखना है कि आपके बैंक की एचआर पॉलिसी क्या है। ठीक है, एचआर पॉलिसी से मुराद ये है कि जैसे कुछ बैंकों में इंटाइटलमेंट होती है कि आप 100 बेसिक ले सकते हैं, कुछ बैंकों में 120 बेसिक है, कुछ में जैसे फॉर एग्जांपल 80 ग्रॉस सैलरीज़ हैं। तो जो भी आपकी एचआर पॉलिसी है बैंक की, सबसे पहले आपने देखना है कि उस पॉलिसी के हिसाब से आपकी इंटाइटलमेंट क्या बन रही है। ठीक है, और प्लस आप ख़ुद से कितना कंट्रीब्यूट उसमें करना चाह रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि आपको जो हाउस लोन अवेल करना होता है उसमें एटलीस्ट आपको 10 to 15% खुद से भी कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं 10 मिलियन की या 12 मिलियन की, तो हो सकता है कि आपकी अंदाजे से तो प्रॉपर्टी 10 मिलियन की है, लेकिन जब बैंक के एवेल्यूएटर जाए तो उसके अकॉर्डिंगली वो हो सकता है कि वो 9 या 8.5 या 9.5 मिलियन के करीब उसकी वर्थ हो। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है इसको कवर करने के लिए आपको 10 से 15% जो है वो खुद से भी कंट्रीब्यूट करना होता है नॉर्मली। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बजट डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बजट बन गया है 12 मिलियन। ठीक है, एक चीज़ तो फाइनल होगी कि आपने 12 मिलियन के अंदर अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है प्रॉपर्टी सर्च आउट करनी है। जो प्रॉपर्टी आप फाइनल करने जा रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे जो भी जहाँ भी जिस सेलर के साथ आपकी डील फाइनल होती है। डील फाइनल होने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, आप ऑब्वियसली उसके साथ कच्चा बयाना जिसको कहते हैं, टोकन मनी भी उसको कहते हैं, वो करेंगे। घर आपने देख लिया है, आपकी प्राइस फाइनल हो गई है, आप टोकन मनी डिपेंड करता है आपकी क्या डील होती है, 5, 10 या 50,000 या लाख रुपया टोकन मनी दे के क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के टाइटल्स को क्लियर करना है। इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से गाइड कर देता हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, अब नॉर्मली जैसे कि लाहौर में होता है कि मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं 2 से 3 किस्म की होती हैं। 2 से 3 किस्म की किस तरह से होती है? एक प्रॉपर्टी आपकी होती है जो कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली होती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी वो होती है जो रजिस्ट्री इंतकाल प्लस एक्साइज वाली होती है। एक प्रॉपर्टी आपकी वो होती है जो सिर्फ रजिस्ट्री और एक्साइज वाली होती है, उसमें फ़र्द शामिल नहीं होती। और एक प्रॉपर्टी आपकी होती है जिसमें कि ट्रांसफ़र लेटर या अलॉटमेंट लेटर होते हैं। ठीक है, उसमें कोई मतलब फ़र्द इन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि तीनों केसेस में आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। फ़र्ज़ करें पहला केस है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली है। ठीक है, और उसका अंदराज जो है एक्साइज में भी है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ये करना है कि सबसे पहले तो जो रजिस्ट्री या सेल डीड है, ठीक है, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवानी है 2 से 3 कम अज़ कम। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि फ़र्ज़ करें आप मिस्टर वाई से प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। इस वक्त ऑब्वियसली जो सेल डीड होगी या रजिस्ट्री होगी वो मिस्टर वाई के नाम पे होगी। ठीक है, अब आपने ये भी देखना है कि मिस्टर वाई ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स से ख़रीदी है, तो क्या मिस्टर एक्स भी जो था वो इंटाइटल्ड था मिस्टर वाई को प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। तो क्या करेंगे आप, मिस्टर वाई के साथ साथ आपने जो प्रॉपर्टी या सेल डीड मिस्टर एक्स के नाम पे होगी यानी कि प्रीवियस ओनर के नाम पे, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है। ठीक है, और इसी तरह ये मतलब एक चेन डॉक्यूमेंट हो गया। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम 2 चेन डॉक्यूमेंट आप परचेज़ कर लें। ठीक है, परचेज़ से मुराद ये है कि कम से कम 2 चेन डॉक्यूमेंट की आप सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवा लें, यानी कि मौजूदा रजिस्ट्री, इससे पिछली रजिस्ट्री और एक उससे पिछली रजिस्ट्री। ठीक है,
इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही होती है कि आप प्रॉपरली वेरीफाई कर लें कि जो जो सेलर दरमियान में इन्वॉल्व था उसके पास प्रॉपर राइट टू सेल थे कि नहीं, ठीक है। जैसे कि बाज़ का क्या होता है, एक पहले पुराना रकबा चला आ रहा होता है, ठीक है, एक कनाल का या 20 मरले का एक रकबा था, वो फर्दर डिवाइड हुआ, उसमें से कुछ मिस्टर ए ने ख़रीद लिया, कुछ मिस्टर बी ने ख़रीद लिया, इसी तरह आगे सो ऑन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि एक तो वही कि क्या चेन कंप्लीट थी, और दूसरा ये कि जो प्रॉपर्टी की डिवीज़न हुई है, डिमॉर्गेशन को कहते हैं, वो भी ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। वो कहाँ से पता लगेगी? वो आपको पता लगेगी इस केस में आपको पता लगेगी आपके इंतकाल की कॉपी, ठीक है। उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? आपने रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ली, इसके साथ साथ आपने जो है इंतकाल और फ़र्द वो निकलवाने हैं, ठीक है। मौजूदा फ़र्द किसके नाम पे है वो, और इंतकाल क्या प्रॉपर इसका पास हो गया हुआ है, इंतकाल जिसको ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ठीक है, कि पटवार खाने में प्रॉपरली इसका अंदराज हो गया हुआ है, ठीक है, वो, ठीक है। तो अब तो पहली प्रॉपर्टी के केस में आपने क्या निकलवाना है? रजिस्ट्री के चेन डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 प्लस फ्रेश फ़र्द, ठीक है, और लेटेस्ट इंतकाल की कॉपी। अगर फ़र्ज़ करें इसी प्रॉपर्टी का एक्साइज़ में भी रिकॉर्ड है, ठीक है, यानी कि PT1 पे ये प्रॉपर्टी शो होती है, इसका टैक्स एनुअली पे होता है एक्साइज़ में, या अगर 5 मरले है तो इसका एग्जम्पशन होगा, लेकिन फिर भी इसका अगर एक्साइज़ में रिकॉर्ड है तो आपने इसका फ्रेश PT1 इशू करवाना है, ठीक है। अगर तो इसका अंदराज जो है एक्साइज़ में नहीं है, जैसे कुछ एरिया जो जैसे साइड एरियाज़ होते हैं किसी भी सिटी के, उन पे अभी एक्साइज़ का सर्वे नहीं हुआ होता, तो वहाँ पे PT1 नहीं होता। तो अगर तो नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो फिर आपने फ्रेश PT1 निकलवाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस आपको वो बताया था कि जिसमें सिर्फ सेल डीड होती है और उसमें फ़र्द नहीं होती बल्कि सिर्फ PT1 होता है। तो इस केस में काम थोड़ा आसान हो जाता है। आप क्या करेंगे कि आप सेल डीड की मुसद्दका नकल्स वही 2 से 3 और फ्रेश PT1 इशू कराएंगे, तो ये आपके लिए एनफ है, ठीक है। अच्छा, इन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप तीसरा केस जो आपको बताया है कि ट्रांसफ़र लेटर वाली प्रॉपर्टी होगी या अलॉटमेंट लेटर वाली, तो उसमें भी यही करना है कि आपने मौजूदा ट्रांसफ़र लेटर और उससे पिछला ट्रांसफ़र लेटर कम से कम 2 वो वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। ये आपके हो गया टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी साथ साथ हम लेते हैं, वो भी एक दो आप चीज़ें हैं वो भी आपको बता दूं। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है जिसका पटवार खाने में अंदराज है, ठीक है, तो फ़र्द इंतकाल के साथ साथ आपने इसका जो है NEC नॉन इकम्बरेंस सर्टिफिकेट वो भी इशू करवाना है। उसका उस पर क्या शो होता है? उस पर ये शो होता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी तनाज़ा या कोई स्टे वगैरह तो नहीं है, ठीक है। NEC इशू करवाएंगे। उसके अलावा इसके साथ एक्साइज़ का अगर अंदराज है तो वहाँ से इसका NOC इशू करवाएंगे। NOC ये शो करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स एरियस नहीं है, ठीक है, या किसी और बैंक ऑलरेडी इस पर मॉर्टगेज या लियन मार्किंग नहीं है, ठीक हो गया। NOC इशू करवाएंगे। अच्छा, एक और डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के साथ आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपका अप्रूव्ड मैप, ठीक है, नक्शा जिसको कहते हैं, ठीक है। फ़र्द अगर तो वो प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन की हदूद में आती है, TMA जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें सिंपली एक ही नक्शा होता है और उसकी जो होती है कंप्लीशन लेटर होता है साथ में, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें जैसे DHE वगैरह की प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या होता है? एक आपका साइट प्लान होता है, ठीक है, और आपका एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, और कुछ केसेस में जैसे पोजेसन लेटर वो भी होता है, ठीक है। साइट प्लान नक्शा कह लें, पोजेसन लेटर मींस कि आपने प्लॉट अलॉट करवाया था उसका प्रॉपर पोजेसन ले लिया है, और कंप्लीशन से मुराद है कि जो आपने नक्शा पास करवाया था उसके अकॉर्डिंगली वो बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है और फाइनल होके इंडोर्समेंट उसकी कंसर्न अथॉरिटी ने कर दी हुई है, उसको कंप्लीशन कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे, इनकी कॉपीज़ लेटेस्ट आप अपने बैंक में सबमिट करवाएंगे। बैंक क्या करेगा? आपका बैंक इस पे लीगल ओपिनियन लेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एवेलुएशन करवाएगा। जैसे शुरू में बताया था कि एवेलुएशन में आपने एक क्या ख्याल करना है
कि वैल्यूएशन कौन करेगा? वैल्यूएशन पीपीए पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन का कोई भी अप्रूव जो भी वैल्यूएटर होगा जो बैंक अपॉइंट करेगा वो इसकी वैल्यूएशन करेगा। वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा ख्याल वही फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्या ख्याल होगा कि जो आपकी वैल्यूएशन आएगी प्रॉपर्टी की, बैंक उससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना जा रहे हैं 12 मिलियन की, लोन लेना चाह रहे हैं 12 मिलियन, लेकिन आपकी वैल्यूएशन आई है 10 मिलियन, तो बैंक आपको मैक्सिमम जो है 10 मिलियन ही फाइनेंस करेगा, चाहे आपकी इंटाइटलमेंट इससे ज़्यादा की हो। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो आपको ऑन सोर्सेज से पे करनी होगी। ठीक है, अच्छा, वैल्यूएशन हो जाएगी, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके लीगल जो काउंसिल है आपके लॉयर को जाएगी बैंक के, वो उसकी वेटिंग करेगा, वेरोसिटी वगैरह कंफर्म करेगा। एक चीज़ का ये ख्याल करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि तमाम जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हों उसमें जो है मेजरमेंट्स सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें आपकी जैसे प्रॉपर्टी 5 मरले का घर है जो आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो सेल डीड है, आपकी जो फ़र्द है, आपका जो नक्शा है और जो वैल्यूएशन कंडक्ट हुई है, सब में एरिया जो है वो सेम होना चाहिए, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डिफरेंस अगर आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो बैंक है या आपका जो लीगल काउंसिल है वो आपसे इसके क्लैरिटी मांगेंगे, जिसको कि जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए आपके बैंक में, लॉयर ने उस पर अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, वैल्यूएशन सबमिट हो गई। अच्छा, बहुत एहतियात क्या करनी है कि जब तक आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पे आपका लॉयर क्लियर लीगल ओपिनियन ना देते आपने एग्रीमेंट टू सेल नहीं करना। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि फ़र्ज़ करें आपका वकील ने आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, उसका टाइटल वगैरह हर चीज़, अगर तो वो सेटिस्फैक्ट्री लीगल ओपिनियन दे दे तब आप प्रोसीड करें। अगर किसी भी किस्म की कोई उसमें एम्बिग्विटी है या कभी आपको कोई क्लियरेंस चाहिए है तो इसको कभी भी आप सेलर के साथ एग्रीमेंट ना करें। ठीक है, एग्रीमेंट आपने कब करना है? जब आपका लीगल आपको क्लियर कर दे कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है और ये आइडियल है, आगे जाके मॉर्गेज बैंक इसको कर सकता है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। ठीक है, जब लीगल ओपिनियन क्लियर आ जाए मीनवाइल आपने क्या होगा, आपका केस फॉरवर्ड हो जाएगा HR डिवीज़न को। मोस्टली जैसे बैंकों के HR सेंट्रलाइज है, तो आपकी जो HR क्रेडिट कमेटी होगी वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी आपकी रिक्वेस्ट के साथ, लीगल ओपिनियन के साथ, और सारा वैल्यूएशन पूरी फाइल अप्रूव होके जब आ जाएगा। ठीक है, जब आपका HR से केस अप्रूव होके आ जाएगा तो आप से कुछ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। मेनली 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो आपसे अंडरटेकिंग सम एग्जीक्यूट करवाई जाएगी कि जैसे ही प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र होगा तो आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करवा देंगे। ठीक है, प्लस आपसे जो है एग्रीमेंट टू क्रिएट मॉर्गेज साइन करवाया जाएगा। एग्रीमेंट टू क्रिएट मॉर्गेज का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट करेंगे और जैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आप इसके मॉर्गेज डीड भी बैंक के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग में हैं तो आपसे वो जो है चार्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साथ साइन करवाए जाएंगे, जिसमें रीपेमेंट शेड्यूल है, डिमांड फॉर मिस्ट्री नोट है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है। और अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग में हैं तो आपसे डिमिनिशिंग मुशारका के डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चार्ज डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट होके क्या होगा, आपकी डिसबर्समेंट हो जाएगी। ठीक है, HR से अप्रूवल आने के बाद और ये डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद आपकी डिसबर्समेंट हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस के दौरान आपने साथ साथ क्या करना है कि आपने जो जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी थी तो आपने रजिस्ट्री भी अप्लाई कर देनी है। रजिस्ट्री अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आपने फ़्रेश फ़र्द इशू करवानी है। ठीक है, फ़्रेश फ़र्द इशू करवा के आपने अपने नाम पे जो ट्रांसफ़र आपने करवानी है उसके स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प पेपर्स वगैरह इशू करवा लेने हैं। इशू करवाने के बाद उस पर लोकल कमीशन अपॉइंट, उसको कहते हैं कि लोकल कमीशन आपने अपॉइंट कर देना है। लोकल कमीशन का मतलब ये होता है कि स्टैम्प पेपर्स वगैरह आप इशू करवाएंगे, उसके साथ सर्टिफाइड कॉपी जो एग्जिस्टिंग सेल डीड है वो, और आप फ़र्द की कॉपी, और अगर एक्साइज भी में भी उसका अंदराज है तो PT1 की कॉपी साथ
अटैच करनी है, ठीक है। और आप स्टाम्प पेपर्स इशू करवाएंगे, लोकल कमीशन अपॉइंट करवाएंगे। उसमें ये होगा कि जिस दिन आपकी डिसबर्समेंट होगी सेम डे में आपने सेलर से वो सेल डीड एग्जीक्यूट करवा लेनी है इन द प्रेजेंस ऑफ आपके जो बैंक का लीगल डिपार्टमेंट से बंदा आएगा, या आपके जो क्रेडिट डिपार्टमेंट या कैट डिपार्टमेंट से जो आपका बंदा आएगा उसकी प्रेजेंस में जो है होगा बैंक का चेक या पे ऑर्डर सेलर को हैंड ओवर होगा और आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट होगी। और अगर इसी तरह फ़र्ज़ करें आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर वाली थी तो क्या होगा, आप सेम डे में कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएंगे, उससे पहले आपने वहाँ पे उनकी जो रेलिवेंट फ़ीस वगैरह होगी वो जमा करवा देनी है, ठीक है। जिस दिन आप सेलर को पेमेंट करेंगे उसी दिन आपका जो है उस अथॉरिटी में ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें जैसे DHA या LD में होता है कि बायर सेलर दोनों एक ही दिन वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे उनकी प्रेजेंस में आपके स्नैप्स, आपके सिग्नेचर्स और डॉक्यूमेंट साइन होते हैं सेम डे में, ठीक है। सेम डे में आपने बैंक का चेक देख के तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स करवा लेनी है, ठीक है। सेल डीड रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी अगर हुई तो क्या होगा, आपके बैंक का लॉयर आपसे वो डॉक्यूमेंट ले लेगा और कचहरी में अंदराज के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवा देगा, ठीक है। विद इन ड्यू टाइम क्या होगा, आपको आपकी रजिस्ट्री या सेल डीड मिल जाएगी। ये सेल डीड आपको जब मिल जाएगी तो अब आपका मॉर्टगेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मॉर्टगेज में क्या होगा कि इस सेल डीड की एक फ्रेश मुसद्दका नकल निकलवाएंगे, फ्रेश इसका इंतकाल पास करवाएंगे पहले पटवार खाने में, ठीक है। एक सर्टिफाइड कॉपी इसकी आप जमा करवाएंगे पटवार खाने में और फ्रेश फ़र्द इशू होगी जिसको कहते हैं फ़र्द ब्राय रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरह इस प्रॉपर्टी का आप इंतकाल या म्यूटेशन जिसको कहते हैं वो भी पास करवाएंगे, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे और तो तीसरे स्टेप में आपने जैसे क्या अगर एक्साइज में भी इसका रिकॉर्ड है तो इसका PT1 भी आप फ्रेश इशू करवाएंगे, ठीक है। जो सेल डीड आपके नाम पे एग्जीक्यूट हो गई है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आप एक्साइज में भी जमा करवाएंगे, ठीक है। एक्साइज इसका PT13 पहले इशू करेगा आपके नाम पे, पिछले ऑनर के नाम पे, और PT1 फ्रेश इशू हो जाएगा जो आपकी पर्सनल ऑनरशिप शो करेगा, ठीक है। तो अब ये जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुई वो फ्रेश फ़र्द और PT1 ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बैंक में सबमिट कर देंगे। फ्रेश NEC भी इशू करवाएंगे, फ्रेश NOC भी इशू करवाएंगे। अब इस स्टेप में क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। अब मॉर्टगेज डीड का प्रोसेस है। मॉर्टगेज डीड आपका लॉयर देखेगा बैंक का, वो मॉर्टगेज डीड के वही के स्टैम्प्स वगैरह इशू करवाएगा स्टैम्प पेपर फ़ी पे करने के बाद, ठीक है। जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी विद बैंक कवरिंग जो है और मॉर्टगेज डीड, ठीक है। मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट होगी, आप और बैंक इसको साइन करेंगे। मॉर्टगेज डीड के साथ एक और डॉक्यूमेंट भी साइन होगा MODTD मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ठीक है, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट कर रहे हैं। मॉर्टगेज डीड आप साइन करेंगे, बैंक साइन करेगा और ये रजिस्ट्रेशन के लिए वही कचहरी मतलब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ में जमा हो जाएगी। जैसे ही वो वहाँ पे अंदराज होगी ओरिजिनल मॉर्टगेज डीड जो है वो बैंक में सबमिट हो जाएगी, ठीक। और इसकी एक लेटेस्ट सर्टिफाइड कॉपी आप इशू करवाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लियन, ठीक है। बैंक का मॉर्टगेज डीड को अंदराज करवाने के लिए मॉर्टगेज डीड की सर्टिफाइड कॉपी फ्रेश वो बैंक के कवरिंग के साथ और आपकी रिक्वेस्ट के साथ मुतल्लिका पटवार खाने में वहाँ पे अंदराज इसका होगा, ठीक है। फ्रेश म्यूटेशन इशू होगी, फ्रेश फ़र्द इशू होगी, ठीक है। वो फ्रेश फ़र्द जो होगी वो ये शो करेगी कि इस पे बैंक का लियन रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। इस दौरान छोटे से एक स्किप हुआ है, वो ये होगा कि फ्रेश प्रॉपर्टी इशू होने के बाद एक फ़र्द पहले आप इशू करवाएंगे फ़र्द ब्राय रिकॉर्ड, ठीक है। वो फ़र्द ब्राय रिकॉर्ड जो है वो मॉर्टगेज डीड प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इशू होगी क्योंकि उसके बगैर मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब फ़र्द आपके नाम पे इशू हो गई जाएगी ऑनरशिप की तो एक और फ़र्द जो आपने इशू करवानी थी वो थी फ़र्द ब्राय
कर्जा, फ़र्द बराए कर्जा ये मॉर्गेज डीड के से एग्जीक्यूट होने से पहले इशू होगी। वो इशू करवा के जैसे भी मॉर्गेज डीड का आपको प्रोसेस बताया, मॉर्गेज डीड रजिस्टर हो जाएगी। तो अब एक नई फ़र्द, तीसरी फ़र्द यानी कि इशू होगी, जो कि ये शो करेगी कि ये प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज हो गई है। ठीक है, फ्रेश म्यूटेशन की कॉपी निकलवा के आप बैंक में सबमिट कर देंगे। अब आपका मॉर्गेज डीड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अगर जैसे इसी प्रॉपर्टी का एक्साइज में रिकॉर्ड है तो आप इसका लियन वहाँ पे भी करवाएंगे। आपके नाम का जो प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफ़र हुई है वो, उसके बाद जो मॉर्गेज डीड रजिस्टर हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप एक्साइज में भी जमा करवाएंगे, एक्साइज विद कवरिंग लेटर ऑफ बैंक टू मार्क लियन। ठीक है, बैंक एक्साइज आपको PT13 इशू करेगा, एक आपको और एक बैंक को। ठीक है, दोनों का पार्टीज इसको एग्जीक्यूट करवाएंगी, PT13 को सबमिट करेंगी। सबमिट करने के बाद कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स टाइम के बाद आपको जो है एक फ़्रेश PT1 इशू होगा कि जो इंडोर्स करेगा कि बैंक का जो मॉर्गेज है उसका लियन एक्साइज में भी हो गया है। अब आपकी लियन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मीनवाइल क्या होगा कि आपका जो इसमें बैंक की को आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई है, इसकी आप इंश्योरेंस भी करवाएंगे और अकॉर्डिंगली अब आपका रीपेमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका मॉर्गेज प्रोसेस कंप्लीट है। ठीक है।